नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे सियासत के मुख्तार की। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। ये गर्माहट है मुख्तार अंसारी को लेकर। मुख्तार का परिचय शायद अब बताने की जरूरत नहीं। 50 से अधिक मामलों का आरोपी और 5 बार का विधायक, रसूख ऐसा कि बसपा और सपा उसे बारी बारी से टिकट देती रही। बसपा ने तो एक साथ उसके परिवार को 3 टिकट दे दी। वहीं सपा में इस बात पर मुलायम सिंह यादव के घर में फूट पड़ गई कि उसे दोबारा पार्टी में लिया जाए या नहीं। अखिलेश यादव विरोध करते रहे हैं और अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। 2.5 दशक से यूपी के विधानसभा का माननीय मुख्तार अंसारी और सियासत में अपना सिक्का चलाता रहा। बाहर से भी और जेल के अंदर से भी उसके दुर्दिन अब शुरू हुए, जब उसके कट्टर दुश्मन योगी आदित्यनाथ यूपी की सत्ता में हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी को नेस्तनाबूद करना चाहते थे, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार उसकी ढाल बन गई। सवाल ये उठ रहे हैं कि यूपी में गुंडे, बदमाश, माफिया कैसे माननीय बन जाते हैं। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, अमरमणि, अरुण शुक्ला अन्ना, डीपी यादव, राजा भैया, अतीक अहमद राजा भैया, विजय मिश्रा, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और जो भी दूसरे हैं, वो कैसे जघन्य हत्याओं, अपहरण और फिरौती के गंभीर मामलों के बाद भी कानूनी कार्रवाई से बच निकलते हैं। इन पर कार्रवाई तभी क्यों होती है जब इनके विरोधी सत्ता में होते हैं। क्या ये सच है कि मुख्तार जैसे अपराधियों को सपा बसपा ने पाला? और क्या बीजेपी की नजर में भी अपराधी तब अपराधी जब उसकी कोई राजनीतिक जरूरत ना राजा भैया को हो या मुख्तार अंसारी? जब इनके वोटों की मदद से सरकार बनती है तो ये अपराधी नहीं रहते। गुंडा विहीन कुंडा का प्रण लेने वाले कल्याण सिंह उसी राजा भैया को मंत्री बना लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मदद लेते समय विजय मिश्रा का कोई अपराध बीजेपी को भी नजर नहीं आता। क्यों चलती है सियासत में अपराधियों की मुख्तारी? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी जी हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ केसी जैन जी हैं। केसी जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिषेक जी आपसे करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि देखिए, मुख्तार ऐसा नाम जो परिचय का मोहताज नहीं है और हम इस पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जो चर्चाएं हो रही हैं, सवाल ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा शह किसने दी? इतना रसूख गुंडों का, माफियाओं का, बाहुबलियों का इतना कितना चलता है कि, और इतना कौन इनको बचाता है कि ये कहां से कहां तक जा रहे हैं और इतनी कानूनी कार्रवाइयों से बच के निकल जाते हैं? देखिए राखी जी, ये हमारा उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सरकार चलाने के लिए सरकार को मदद की आवश्यकता पड़ती है अपराधियों की। आप देखिए, पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे कल्याण सिंह जी का जिक्र कर लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी का जिक्र कर लीजिए, चाहे मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र कर लीजिए, चाहे बहन कुमारी मायावती जी का जिक्र कर लीजिए, जब इनको समर्थन चाहिए होता है तब यही अपराधी मुख्तार अंसारी का समर्थन चाहिए होता है सरकार को बचाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए। तब इनको इस बात की याद नहीं आती है। आप देखिए, कल्याण सिंह जी को जब सरकार गिरने वाली थी तब यही मुख्तार अंसारी जी ने समर्थन दिया हुआ था। ये शायद भारतीय जनता पार्टी वाले भूल गए। आप देखिए कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि कृष्णानंद राय जी की हत्या में वो बरी हो गए। दोबारा उस पर याचिका क्यों नहीं दायर की गई थी? दोबारा उस पर क्यों नहीं फाइल किया गया कि पुनर्विचार याचिका क्यों नहीं दाखिल की गई? ये सोचने वाली बात है। आप देखिए कि 3 सालों में किस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने लचर पैरवी की और सीबीआई कोर्ट से वो कैसे बरी हो गया। सॉलिसिटर जनरल ने कैसे पैरवी कर दी कि वो सीबीआई कोर्ट से बरी हो गया। सरकार, आप किसी डबल इंजन की सरकार थी, आपके पास साक्ष्य क्यों नहीं उपलब्ध हो पाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सरकार, क्योंकि अब देखिए, ये सरकार का एक नया स्टंट है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि अब पंचायत चुनाव आ गए हैं, 2022 का चुनाव आने वाला है। तो इस तरीके से वो खबरें चलाते रहेंगे ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो पाए और साथ में
डेड पड़ी हुई सरकार को कुछ संजीवनी बूटी मिल जाए, ताकि जनता को वो कुछ दिखा पाए कि ये अपराधी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अपराधी की सिर्फ एक चीज होती है, एक गाथा होती है, एक जाति होती है, एक धर्म होता है कि वो अपराधी है। कांग्रेस पर जो आरोप हमेशा लगते आए, पंजाब सरकार ने बहुत बचाया, पंजाब सरकार रिलीव नहीं कर रही थी, दुनिया भर की जो बातें निकली, और शुरू से जब तक वो वहां रहे रोपड़ जेल में, बार बार यही बातें निकली कि कांग्रेस का बहुत शय था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या ऐसा है अभिषेक जी कि मुख्तार अंसारी का भय इतना है कि कोई भी सरकार हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, उसके खिलाफ बोलने से या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने से सोचते हैं, क्योंकि उनका खुद का इतना रुतबा है कि पता नहीं होता कि वो तो भाई जब जेल में रहते वो किसी की हत्या करा सकते हैं, तो बाकी का तो आप छोड़ ही दीजिए। क्या भय ऐसा कुछ? देखिए राखी जी, मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ ऑफ रूल्स पे भरोसा नहीं करती। सबसे पहले उसने कानून तोड़ा। 267 क्लॉज 3 में साफ साफ है कि अगर संगीन धाराओं में कोई अपराधी है तो दूसरे स्टेट में वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसने ये रूल क्यों तोड़ा? उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी क्या मनसा आ गई थी कि उसने रूल तोड़ करके उसने पंजाब पुलिस के हवाले किया, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ, हमारे कानून में लिखा हुआ है, तो कैसे उसको उन्होंने भेज दिया? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज आप देखिए, मुख्तार अंसारी के स्टेटमेंट रहे कि पंजाब सरकार मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट, जब भी मेडिकल ग्राउंड में आप अगर आप देखेंगी मेडिकल ग्राउंड में कुछ हवाले दिए गए हैं, उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्तार अंसारी अवसाद से ग्रस्त है। अवसाद से ग्रस्त होना बहुत बड़ी बीमारी है, आदमी उसमें कुछ भी कर सकता है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स है, कई सारी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया गया है। और अगर आप इसको कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे पूरा झूठ है कि अगर आप इसको मेडिकल ग्राउंड नहीं मानते तो फिर अवसाद में जो व्यक्ति होता है उसके लिए इलाज कराना भी बेकार होता है, क्योंकि वो अवसाद में जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो किसी समय भी कोई भी घटना अंजाम दे सकता है, दुनिया जानती है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप निराधार है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं, वो 4 सालों में कुछ ना कर पाए। तो अब वोट जब इस समय चुनाव आ गए तो उस समय वोटों को ध्रुवीकरण के लिए, दिखाने के लिए वो कुछ और काम कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास। चलिए अभिषेक जी वापस आती हूँ। इस वक्त आपको बता दें जगदेव यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री सपा के। जगदेव जी बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा मुख्तार अंसारी के जो कारनामे हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, जितने माफियाओं का अब तक उत्तर प्रदेश में नाम आया है, कई सारे लोगों के नाम, और चर्चा ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीति से जुड़े लोग होते हैं या बड़े बड़े डॉन होते हैं या माफिया होते हैं, वो कानूनी पेच से बच क्यों जाते हैं, वो माननीय क्यों हो जाते हैं, कौन सी सरकार उनकी इतनी मदद कर देती है? उसमें से एक नाम मुख्तार अंसारी का, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले अभिषेक वाजपेयी जी बात कर रहे थे, कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले तो मुख्तार अंसारी को पंजाब में शिफ्ट करना ही नहीं था उत्तर प्रदेश से। एक तो जो लॉ ऑफ रूल है उसका उल्लंघन सरकार ने कर दिया। ऐसा कहीं नहीं है नियम में कि आप संगीन धाराएं जिस पर लगी होती हैं और उसे आप शिफ्ट कर दें, और बाद में उसका जो ठीकरा है वो फोड़ दिया पंजाब सरकार पर कि पंजाब सरकार बचाने का प्रयास कर रही थी। देखिए, जहां तक धनबल बाहुबल का इस राजनीति में प्रवेश है, वास्तव में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है। जब से देखा गया कि जनता का मूड भी बदला हुआ है, आप सही में देखें तो अगर कोई सीधा साधा भला आदमी जाता है तो उसको कोई तरजीह नहीं मिलती, पब्लिक में उसकी कीमत दूसरी होती है। और अगर 2-4 गाड़ी से उतरे, उसके बाद 2-4 असलाधारी हो, तो बहुत कुछ तेज तरह का आदमी आ गया। अरे परिभाषा बदल गई है, सीधे साधे कहते हैं बेवकूफ है, और जो इस तरह गुंडा माफिया है कहते हैं बहुत तेज तरह है। इसीलिए राजनीतिक दलों ने ऐसे लोगों को लेना शुरू कर दिया जिनका धनबल बाहुबल जा रहा है, उसी के सहारे ये चुनाव जीतना शुरू कर दिया और ये मानने बन गए। मैं समझता हूँ ये प्रक्रिया, इस पे एक निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए जिनके खिलाफ भीषण अपराध, भयंकर अपराध मुकदमे दर्ज है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से बाहर करना चाहिए। और देखिए, कहने के बाद और हाथी दांत खाने का और दिखाने का और है। भाजपा बड़ी आदर्श की बात करती है, लेकिन आचरण में क्या है?
आज तक सूची उठा के देखें तो जितने ज्यादा गुंडे, जितने ज्यादा माफिया, जितने ज्यादा अपराधी और हैं, वो सारे सब भाजपा में आ गए हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो। और जहां तक हम हमारी पार्टी की बात करें, मुलायम सिंह जी का आना लगता, जब से माननीय अखिलेश जी आए हैं, इन्होंने इस जो दान अंसारी की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी, इनको हटाने का काम किया। एक बार मुलायम सिंह यादव के जगदेव जी, यदि मैं गलत नहीं हूँ, जगदेव जी यदि मैं गलत नहीं हूं तो एक बार मुलायम सिंह यादव के घर में भी फूट पड़ी थी, जब यही डिस्कशन निकला था अखिलेश यादव और उनका कि वापस इनको पार्टी में लें या नहीं लें, और आखिरकार हुआ यह था कि अखिलेश विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी जो अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ था। तो यानी कहीं ना कहीं इनका साथ भी या सपा का साथ भी अंसारी को मिला। देखिए, पहले जब हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शिवपाल थे, तो स्थितियां दूसरी थी। इसमें कोई मानने में, कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बने हैं, इन्होंने बड़े बड़े लोगों को ये नहीं देखा कि हमारी सीट जीतेगी नहीं जीतेगी, धनबल बाहुबलों को किनारे किया। इसमें तमाम उदाहरण आपके सामने मैंने दिए, डीपी यादव हो, चाहे अतीक अंसारी हो, अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अमर त्रिपाठी, सारे लोगों को किनारे निकालने का काम किया और एक साफ सुथरी छवि के लोगों को पार्टी में जगह देने, स्थान देने का काम किया। आज यही है कि अखिलेश यादव की छवि आज उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में एक अच्छे मुख्यमंत्री रूप में काम करने वाले रूप में, और एक अच्छा चेहरा हमारे सामने, समाज के सामने है, जो इन सब चीजों से दूर रहता है। भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है और आपराधिक कोई आरोप नहीं। एक समाजवादी पार्टी जो पुरानी थी, उससे बिल्कुल निखार आ करके एक नई समाजवादी पार्टी जो सर्वमान जनहित में है, उसकी छवि बनी हुई आज उत्तर प्रदेश में और सारे देश में लोग समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे निश्चित रूप से आज जो इस लालच में चुनाव जीत के आएंगे या इनसे पैसा मिल जाएगा, धनबल, आज मैंने तो कई बार मांग की थी, मैं तो ब्लाकों इलाके में रहा, कि ये जो चुनाव हो रहे हैं आज जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुख के जिला अध्यक्ष, ये धनबल बाहुबल के आधार पर होते हैं। इसको भी जनता आप भूमि में कह रहा हूँ, हाथी की रात खाने को दिखा, भारतीय जनता पार्टी बड़ी डींगे मारती थी। इसको भी टाउन एरिया और मेयर की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से कर देना चाहिए सीधे, ताकि धनबल बाहुबल का प्रयोग ना हो। वही जीता जो आम आदमी है, बेचारा लोकप्रिय है, अच्छा है, धन नहीं है तो नहीं बन सकता, बाहुबल नहीं हो सकता है। इसको भी लोकतांत्रिक मर्यादा अनुरूप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव आम जनता से कर देना चाहिए। अगर जरा भी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, जो पहले मांग करती है, सत्ता माने के बाद उसी का खुद दुरुपयोग करने लगे हैं, क्योंकि सारे धनबल बाहुबल रही है। रंगा बिल्ला मिलकर सरकार चलाएंगे तो देश में क्या होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्थिति है, ठोक दो मार दो, जिस तरह से भाषा बोलते हैं, मैं समझता हूँ इससे एक धमकी भरी मानी जाती, ये उचित नहीं है। चलिए वापस आती हूँ जगदेव जी आपके पास। ठीक है, केसी जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। केसी जैन जी, दो छोटे छोटे महत्वपूर्ण सवाल। पहली बात तो ये कि सियासत में अपराधियों की मुख्तारी क्यों चल रही है या क्यों चलती आई है अब तक? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने भी और सपा के जो पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ गोई से स्वीकार की है कि धनबल बाहुबल तो चला है। सवाल मेरा इसीलिए था कि सियासत में अपराधियों की मुख्तारी क्यों लगातार जारी है, और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा शह कौन से राजनीतिक दल दे रहे हैं? अभी अभी उन्होंने कहा भी और कि जितने भी अब बड़े बड़े चेहरे हो गए हैं गुंडे बदमाशों के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए राखी जी, चूंकि राजनीति है और राजनीतिक स्टेटमेंट है, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जनता के बीच में सारी चीजें स्पष्ट रूप से सब सामने हैं। आप देखिए कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जिस प्रकार से मांग कर रहे थे कि जनता के द्वारा विधायक, जिस प्रकार से विधायक चुने जाते हैं, एमपी एमएलए चुने जाते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुने जाने चाहिए। पिछली पूरी 5 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार रही और ना तो कभी भी इन्होंने इस तरीके की मांग की और ना तो इस तरीके का बिल लाने का प्रयास किया। दूसरी बात ये कि इसके पहले जो बीएसपी की सरकार थी, उसमें जो चुने हुए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष थे, उनको हटा करके उनके विरुद्ध विरोध प्रस्ताव ला करके और वहां पे सारे की सारे अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अपने बैठाने का काम बाहुबल और धनबल के आधार पर
समाजवादी पार्टी ने किया। दूसरी बात ये कि बात हो रही है कि रेफरे किसने दिया, अपराधी पनपे किसकी सरकार में, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्तार अंसारी बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे, लेकिन जब रहे तब रहे, ठीक है। लेकिन आज जब उनकी भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन किया था 1996 में, मैं वही बता रहा हूँ, समर्थन किया था अलग बात है, लेकिन आज जिस प्रकार से वो उनका जो काला कारोबार है, जो अपराध का कारोबार है, वो पनपा है, वो बढ़ा है, किसकी सरकारों में पला बढ़ा और पनपा। दूसरी बात ये है कि आज अगर उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर चल रहे हैं, जो इलीगल संपत्तियां लगातार पिछली सपा बसपा सरकार में लगातार उन्होंने अर्जित की और कब्जा किया, लोगों पे गोलियां चलाई, लोगों को डरा धमका करके जबरन उनकी जमीनें हड़प करने का काम किया, यहाँ तक कि जो सरकारी संपत्तियां थी उनपे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सरकार ने जब्त की है, कोई योगी जी ने नहीं जब्त की है। जो सरकार है, सरकार ने विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त की है, वो सरकारी संपत्ति है, वो चाहे जिसकी सरकार आए, वो उन संपत्तियों का इस्तेमाल सरकार जहां चाहे गरीबों के लिए और कुछ किन्हीं और कार्यों के लिए वो इस्तेमाल कर सकती है सरकारें, तो उनको आवंटित कर सकती है गरीबों को। तो ये कार्रवाई जो 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सरकार ने जब्त की है और लगभग 500 करोड़ की अतिरिक्त संपत्तियों पे लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और उसमें कानूनी प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बात ये भी कांग्रेस के जो साथी थे उन्होंने कहा कि जो है वहां भेजना नहीं चाहिए था और वो डिप्रेशन में है, उनकी तबीयत खराब है, अगर उनकी तबीयत खराब है इससे ज्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती है। अरे आप किसका पक्ष ले रहे हैं? अगर जेल में जाएगा, जेल में जाने के बाद में व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होना सामान्य सी बात है, जितने अपराधी हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन डिप्रेशन किस चीज के लिए आता है? डिप्रेशन आता है इसलिए कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है। लेकिन जब वहीं जेल के अंदर से रंगदारी मांगना हो, जेल के अंदर से किसी को धमकी देना हो, जेल के अंदर से चुनाव का मैनेजमेंट करना हो, तब उनका डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो ये तो केवल एक दिखावे के लिए है कि वो डिप्रेशन में है, बीमार है। लेकिन डिप्रेशन में बीमार है तो जो इलाज उनका पंजाब में हो सकता है, रोहतक जेल में हो सकता है, क्या वो इलाज यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है? इसके पहले उत्तर प्रदेश में जेलों में थे तो क्या उनका इलाज नहीं होता था जेलों में? लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पैरवी की कि उन्हें ना भेजना पड़े, देखिए वो अपना वकील खड़ा करते, प्राइवेट वकील अपना खड़ा करते, वकील कहता कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स है उनकी, और सरकार उसका विरोध करती, पंजाब सरकार, कि नहीं देखिए हम इनको वहां से लेकर के आए थे, एक मामले में लेके आए थे, बी वारंट इनका जारी हुआ था, वारंट बी, और जेल से लेकर के आए थे, लेकिन अब पेशी के बाद इनको वापस भेजना है। वापस ना भेज करके 2 साल तक लगातार मामले को लंबित रखना, मामले को लंबा खींचना, जिससे कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जिनमें लगभग डिसीजन होने की कगार पे हैं, और वो डिसीजन ऐसे जिसमें इनको उम्र कैद तक हो सकती है, यहाँ तक कि हो सकता है कि मृत्युदंड की भी सजा न्यायालय इनको दे दे। वो तो न्यायालय का प्रकरण। अच्छा केसी जैन जी, कृष्णानंद राय हत्या मामले में जो उनका निर्णय आया है उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या सही हुआ? कल उनकी पत्नी से भी हमने बात की थी और उन्होंने भी बहुत दुख जताया कि मैं 16 साल से ये दर्द झेल रही हूँ और आज जो मेरे सामने आया है मैं दोबारा से, क्योंकि हमारी सरकार है तो मैं दोबारा से ये तमाम चीजें उठाऊंगी। वो न्याय जो उनको चाहिए वो कहाँ मिला? देखिए उसके लिए अभी वो माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, उसके लिए दरवाजे खुले। लेकिन जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्रवाइयां होंगी मुख्तार पे, कोई व्यक्तिगत कार्रवाइयां नहीं होंगी। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनके खिलाफ जो भी कार्रवाइयां बनती हैं वो की जा रही। लेकिन आप ये देखिए कि पंजाब में लगातार वो होटलों में जाते रहे, इसकी भी सूचना मिलती रही, टहलते रहे, घूमते रहे, वहां पर ऐश करते रहे, एम्बुलेंस में बैठते हैं और बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस होती है, उसके आगे पीछे गाड़ियों का काफिला, असलहों का काफिला उनके साथ चलता है। होटल में जाके बैठते हैं, होटल से अपना पूरा काला कारोबार जो उनका है, जो हत्या, अपहरण, लूट, डकैती का जो उनका कारोबार है, उसको और ज्यादा बढ़ाते हो, और ज्यादा पंजाब में रह करके फलता फूलता है उनका। तो इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें कम से कम जो अपराधी है, अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार, जो एक अपराधी है वो उस तरीके का होना, जो उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं और वहां से आप भेज दे रहे हैं। यहाँ पे 50 से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज हैं और लंबित है, लेकिन आपके वहां सिर्फ एक मुकदमा वो दर्ज करा देते हैं, अपने ही लोगों से दर्ज करा देते हैं फिरौती के नाम पर, और फिर वहां पे क्या होता है, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत उनको वहां पे आप 2-2 साल तक रखते हैं।
जब उनकी पेशी नहीं होनी है तो क्या मतलब है, पेशी होगी फिर यहाँ से जाएंगे। और ये एक प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जेल प्रोसीडिंग है, जेल की प्रोसीडिंग है। ईबी वारंट जारी होता है तो व्यक्ति को वहां पे ले जाया जाता है, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है। बिल्कुल ठीक है, सरकार ने लगातार पैरवी की, और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता तो यही पंजाब सरकार, यही कांग्रेस की सरकार उनको लगातार बचा रही है। आप देखिए विकास दुबे मामले पर भी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार क्यों घेरने का प्रयास करती उत्तर प्रदेश सरकार को। जिसने 8 लोगों की हत्याएं कर दी, 8 पुलिस कर्मियों की जिसने हत्याएं कर दी, 100 से ज्यादा लोगों का जिसका गैंग है हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती का, अगर उस व्यक्ति ने पुलिस को मारने का प्रयास किया मध्य प्रदेश से यहाँ तक लाने में और फिर भागने का प्रयास किया, तो ऐसे में अगर वो मारा जाता है दुर्दांत अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की पहले से हत्या कर दी है, उसके पक्ष में माहौल बनाने का काम, उसके पक्ष में स्टेटमेंट देने का काम स्वयं पार्टी के मुखिया, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या कांग्रेस के मुखिया हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट देने का काम करते हैं। तो अपराधी किसके साथ है, अपराधी किसके लिए काम करे, चीजें स्पष्ट है, तो बताने की आवश्यकता आम जनता को नहीं है, पार्टी कुछ भी बोले। अभिषेक जी, क्या माना जाए, क्या सचमुच सपा और बसपा ने अपराधियों को पनाह दी है या भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मानदंड हैं? मैं ये बातें इसलिए कह रही हूं कि एक बात आप लोगों के भी वक्तव्य से और जितना हम इस चीज को देख रहे हैं, फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद एक बात तो समझ में आ गई है। और कल कृष्णानंद राय की पत्नी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने एक बात बोली, आपको पता है, उन्होंने अपना दर्द शेयर किया। उन्होंने कहा जब उनकी हत्या हुई थी हम लोग खुद डरे हुए थे, हम सब जानते थे, लेकिन बोलने के लिए ये उनके अंदर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम और हमारा परिवार यदि कोई बात रखता है आगे जाके तो हमारे साथ भी हमारी हत्या ना करा दी जाए। लेकिन आज वो मजबूत है, आज वो खुद एक विधायक हैं। लेकिन आप सोचिए उनका भय कितना, और ऐसे केस में जब अपराधी जो मुख्य आरोपी बरी हो जाए तो आप सोचिए कि क्या उनकी पीड़ा होगी। मैं जिक्र इसलिए निकाल रही हूं क्योंकि यूपी का ही मामला और अंसारी की ही हम चर्चा कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि निश्चित तौर पर जितने भी बाहुबली हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने, जिसकी भी सरकार रही हो, सपा हो, बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी का कभी उन्होंने समर्थन दिया हो, लिया हो, जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत सरकार ने किया। ऐसे लोगों को शह सरकार ने दी और तभी ऐसे लोगों का रुतबा इतना टेरर रहा कि जेल में होने के बाद भी बैठते जेल में हैं, रहते जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीत के बार बार धनबल से बाहुबली कहलाते हैं। और उनका रुतबा ऐसा हो जाता है कि जो मुझे लगता है जुड़े हुए जो लोग वहां कानून प्रशासन के हैं वो भी फिर अंततः बरी कर देते हैं। मैं कानूनी प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रही हूं यहां पर, क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जब नतीजे ऐसे आएंगे और अपराधी को बरी कर दिया जाएगा तो मजबूरी होती है ऐसे सवाल उठाना। अभिषेक जी। जी, सबसे बड़ी बात की जो भी आपने बात कही, मैं अलका राय जी के साथ मेरी संवेदनाएं पूरी और मैं इस चीज को मानता हूं। आप देखिए, उससे पहले लेकिन मैं केसी जैन जी की बात का जवाब दूं कि आपको पता होगा कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। केसी जैन जी भूल गए, अभी ये बात कह रहे थे, मेरी सबसे पहली बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया कि 267 क्लास 3 में कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस से पंजाब को ट्रांसफर कर दिया, यहां से भी केस चल सकता था उसमें। नंबर 1। नंबर 2 चीज, ये बात हमारी करते हैं, मैं आपके पास अगर केसी जैन जी के पास नहीं होगा तो आपके पास तो होगा, नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें साफ जो जजमेंट था उसमें साफ लिखा हुआ था, जो हमारे पंजाब सरकार ने, रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ से लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को लेटर, ठीक है। उसमें बाकायदा मेडिकल ग्राउंड दिए थे और उसमें ये बोला गया था कि ये वहां पे जाकर के वापस से जांचें कराई जाए। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात कि अपराधी को हमें कोई फायदा नहीं है, ना ही वो हमारे यहाँ के पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है, ना ही उससे हमें कोई बेनिफिट होता है। हम मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारा मोटिव ये था कि रंगदारी के मामले में वो अपराधी वहां पे था, तो उस मसले पे हमने बात कही थी सौंपने की, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको रूल्स ऑफ लॉ को मानती नहीं कि उसके हिसाब से काम करती है। दूसरी बात, तीसरी बात की केसी जैन जी ने विकास दुबे के नाम पे बात बोली कि वहां पे वो मार करके भागना चाह रहा था, तो फिर पुलिस ने जो अपनी
कार्यप्रणाली में जब दिखाया और आप सब लोगों ने दिखाया था कि गाड़ी पलट गई थी, तो गाड़ी कैसे पलट गई? वहां पे रिपोर्ट में ये दिया हुआ था कि बारिश की वजह से जब ब्रेक मारा गाड़ी तेज थी तो उसमें पलट गई थी। और केसी जैन जी बोल रहे हैं कि वहां पे पुलिस वालों को मारा, भागने का प्रयास कर रहा था। आप खुद सोचिए, देखिए नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, और इनको मैं एक बात ये भी बता दूं केसी जैन जी को कि आपको भी राकेश जी बताना चाहिए था कि खुलेआम इनके लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही थी, इनके साथ के लोगों की पार्टी की लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे। वो कौन लोग से बचाना चाह रहे थे उनको? आज हमने अगर सचिन उठा दिया सरकार की बातों पे तो आप दोषारोपण कर रहे हैं। और हमारा मुखिया की बात, केसी जैन जी, हमारे मुखिया के आगे आप टिकते नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। जितनी चीजें हमने की वो आप कर नहीं सकते हैं। केसी जैन जी, अरे आपके लोग तो जा करके माओवादियों को, नक्सलियों को सपोर्ट करते, हथियार सप्लाई करते, बाकी समय से सप्लाई करते। आपके लोग कोकीन में सप्लाई करते पकड़ाए जाते। आपके यहाँ के आईटी सेल के अध्यक्ष पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़ाए जाते हैं। हर जगह पे आपको शर्म आनी चाहिए कि आप देशभक्ति की बात करते हैं और उसके बाद आपकी पार्टी सम्मिलित होती है देशद्रोहियों के साथ। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को अपने बयान पे देते हुए, सोचना चाहिए। अब बात मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं जो आपने बात की। देखिए, जो कल निर्णय आया है, और मैं हल्का राय जी की बात पे ये कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं हो सकता है कि उस समय का दौर जो था वो कहीं ना कहीं वो डरी हुई थी, लेकिन आज तो प्रदेश सरकार उनकी है, प्रदेश में सरकार उनकी है। सॉलिसिटर जनरल से लेकर के क्या सरकार ने एक ऐसा वकील नहीं दे पाया जो मजबूती से अपने पक्ष को रखता है? आप मुझे बताइए, जब जगह में जाता है, 2012 रहा हो, 2009 रहा हो, लगातार बड़ी बड़ी घटनाओं में कभी 22 जवान, कभी 25 जवान, कभी 7 जवान, कभी 9 जवान लगातार मारे गए। इसकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये असलहे कहाँ से आए थे? वो नक्सली बनते, नक्सलियों को भी आपने कैसे दिया? नक्सली जो बनते हैं, नक्सलियों को पनपने का भी अवसर आपने दिया। और एक चीज जान लीजिए, जो लगातार आतंकवादी घटनाएं होती थी, वो आतंकवादी घटनाएं समाप्त हो गई भारत देश में। इनको प्रेशर कौन देता था? जगह जगह मंदिरों में विस्फोट होते थे, चाहे श्रद्धा मंदिरों या अन्य जगहों में हो। इस तरीके की कार्रवाई समाप्त हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की व्यवस्था जा रही है और कांग्रेस ने देश को दिया है और आपको जनता ने नकार दिया है। चलिए केसी जैन जी और अभिषेक जी, ठीक है, आप दोनों के पास वापस आती हूं और मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो जो ये प्रोग्राम तमाम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात पूछेगी कि आखिरकार किसने पनाह मुख्तार को दी, कहां गुंडे माफिया इतने बाहुबली हो जाते हैं, बाहुबली के बाद माननीय क्यों हो जाते हैं हम, ये तमाम उन तक भी पहुंचना चाहिए। प्लीज एक एक करके बात रखिए। जगदेव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदेव जी, एक लंबा समय सपा की सरकार रही, अच्छा खासा प्रभाव रहा, दिग्गजों का प्रभाव रहा, और मैं ये कहती हूं कि अभी भी अच्छा खासा वर्चस्व, नेतृत्व की बात करें, सरकार भले बदल गई हो लेकिन एक प्रभाव रहा है। क्या जरूरत इतनी पड़ी? क्या मालूम नहीं था कि मुख्तार अंसारी कौन है? क्या उसके जो कारनामे थे वो नहीं मालूम थे? क्यों इतनी शह देने की कोशिश की गई? बसपा तो छोड़िए, बसपा के तो विधायक ही रहे, तो वो तो निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि धनबल है, सब कुछ है, पकड़ है, और ना कहो एक जो डर और भय, उनने टिकट दी। लेकिन सपा ने इतना सपोर्ट क्यों कर दिया? जगदेव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, जगदेव जी इस वक्त मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। खैर, हमारे दो मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अभिषेक जी और केसी जैन जी। इस चर्चा हम अपना सवाल लेंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद ये दोनों मेहमान भी हमारे साथ कुछ नेटवर्क इशू है, इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन तमाम जो हमारी चर्चा चल रही थी वो देखिए ये थी कि आखिरकार सियासत में अपराधियों की मुख्तारी,
मुख्तारी इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी को हम सब जानते हैं, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ निर्णय आए हैं, इतने बड़े कृष्णानंद राय के जो हत्या की गई थी, गोलियों से भूना गया था, उस पर जो नतीजा आया, आखिरकार कौन शह देता है। लेकिन एक बात तीनों के वक्तव्य से साफ हो गई है कि राजनीतिक दल ही आगे संरक्षण देते हैं, शह देते हैं। सत्ता का पावर तो होता ही है और आपका रुतबा होता है। तो निश्चित तौर पर एक लंबा समय जेल में जरूर काटा, लेकिन जेल से ऐसे ही कोई नहीं जीत जाता, ऐसे ही कोई किसी को गोलियों से नहीं भून देता, और इतना करने के बाद भी कानूनी पेच से बच के बाहर निकल जाता है। यानी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट सरकारों का होता है और जिम्मेदार जिसकी होती है, जो करता है वही होता है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।